नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेल और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का महाखेला। तो 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उसके परिणाम लगातार आ रहे हैं और ये बड़ी बात है कि परिणाम इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदें की थी उससे बहुत उलट जा रहे हैं। कोरोना के रिकॉर्ड मामलों के बीच 62 दिन तक चली चुनाव प्रक्रिया के बाद आज बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनाव नतीजे आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी दमोह उपचुनाव के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। 3 राज्य बंगाल, केरल और असम में बदलाव नहीं दिख रहा है, यानी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, केरल में एलडीएफ और असम में भाजपा ही सरकार बनाती दिख रही है जो पहले से थी। हाँ, तमिलनाडु में जरूर बदलाव होता दिख रहा है, वहां द्रमुक सरकार बनाने के करीब है। चुनाव में कांग्रेस उसके साथ है। पुडुचेरी में मामला जरूर फंसा दिख रहा है, यहां अभी तक कोई भी पार्टी बहुमत के करीब नहीं पहुंची है, हालांकि एनडीए जरूर बढ़त बनाए हुए है। बंगाल की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस 148 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार कर 200 से ज्यादा सीटों पर पहुंच गई है। हालांकि यह आंकड़ा 2016 में तृणमूल को मिली 211 सीटों से कम है। उधर नंदीग्राम में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। आपको बता दें कि 1972 से अब तक बीते 49 साल में बंगाल में यह 11वां चुनाव है और यहां जो पार्टी जीत रही है उसका आंकड़ा 200 से ऊपर रहता है। तृणमूल ने 2016 में 211 और 2011 में 228 सीटें जीती थी। इससे पहले 7 बार लगातार लेफ्ट ने चुनाव जीता। सिर्फ एक बार 2001 में लेफ्ट को 200 से 4 सीटें कम यानी 196 सीटें मिली थी। बाकी चुनावों में लेफ्ट को हमेशा 200 सीटों से ज्यादा सीटें ही मिली हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये परिणाम का रुझान किधर जा रहा है। हमारे साथ कुछ हमारे मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे हम। और उसके पहले हम आपको अभी की ब्रेकिंग न्यूज सुनाते हैं कि कहां क्या हो रहा है। तो नंदीग्राम में ममता बनर्जी आगे निकल गई हैं शुभेंदु अधिकारी से। तमिलनाडु में भी रुझान जो आ रहे हैं उसमें डीएमके आगे चलती हुई दिखाई दे रही है और तमिलनाडु में रुझानों में डीएमके आगे है। और अभी खबर आ रही है कि ममता बनर्जी 3000 वोटों से पीछे चल रही हैं। हालांकि वो बीच में आगे भी हो गई थी। पुडुचेरी के रुझान में भारतीय जनता पार्टी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। असम के रुझान बीजेपी के पक्ष में है, जो कि शुरू से लगातार बीजेपी के पक्ष में ही बने हुए हैं। तो असम में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को बरकरार रखती हुई दिखाई दे रही है। जबकि तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में डीएमके आगे दिखाई दे रही है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी का हमने आपको बता ही दिया कि ममता बनर्जी अभी पीछे जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो चलिए एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, दमोह के 7वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है और यहाँ पर जो दमोह का जो ट्रेंड आ रहा है वो लगातार कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन आगे चल रहे हैं। अब उनकी लीड जो है 4769 वोटों से हो गई है, वो आगे चल रहे हैं भाजपा के राहुल सिंह लोधी से। कांग्रेस के अजय टंडन जो कि 2 बार पहले चुनाव हार चुके हैं और इस बार कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया था और वो उस पर कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दमोह के जो पोलिटिकल पर्सन में मतों की गिनती लगातार जारी है। कुल 22 राउंड की यहाँ पर गिनती होनी है। परिणाम आने के बाद जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि जुलूस निकालने पर इस बार प्रतिबंध रहेगा, कोई भी पार्टी जुलूस नहीं निकालेगी। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरी मतगणना हो रही है। चलिए अब अगली ब्रेकिंग हम आपको सुनाते हैं कहां क्या चल रहा है। पश्चिम बंगाल की सभी सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल की 292 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। टीएमसी 206 सीटों पर आगे चल रही है। और चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है वो बिल्कुल उसका सख्ती से पालन करने की दिशा में प्रशासन सब जगह लगा हुआ है। चुनावी जश्न पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, कहीं पर भी जश्न नहीं होगा। भीड़ बनाकर जश्न मनाने पर पाबंदी लगाई गई है। चलिए, तो भीड़ लगाकर जश्न मनाने पर पूरी तरह पाबंदी है। जश्न इस बार कोई पार्टी नहीं मना पाएगी जीत का, ये एक बड़ी बात इस चुनाव की जो सामने आ रही है।
चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कहाँ क्या हो रहा है इसको लेकर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है चुनाव के परिणाम, क्या दिशा देते हुए दिखाई दे रहे हैं देश को। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं भाजपा के प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा। धैर्यवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका। धैर्यवर्धन जी, सबसे पहले तो हम आपसे ही बात करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार बंगाल में जो नारा लगा रही थी 2 मई दीदी गई, तो ये तो दीदी की फिर वापसी हो गई। और जो मोदी जी लगातार कहते थे दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, इसके जवाब में ममता बनर्जी का एक बड़ा तंज आया था। एक पांव पर उनका प्लास्टर बंधा था, उसके बावजूद वो कहती थी कि इस एक टांग से ही वो फुटबॉल को ऐसा गोल मारेंगी कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन बोल्ड हो जाएगी। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में क्लीन बोल्ड दिखाई दे रही है। क्या आपको अनुमान था भाजपा को इसका? क्योंकि हम 3 सीट पर थे जी, और हम शपथ बनाने की ओर लगातार अग्रसर हैं। अब चुनाव हम हारने के लिए तो लड़े नहीं थे, स्वाभाविक तौर पर सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़े थे। और सरकार बनाने के लिए जितना स्पष्ट बहुमत के लिए जितनी सीट्स हमें चाहिए थी, उन पर हमने पूरी ईमानदारी से ताकत झोंकी। और प्रथम दृष्टया हमारे लोगों से जो हमें फीडबैक प्राप्त हो रहा था, वो लग रहा था कि हम सरकार बना लेंगे। अब ये तो चुनाव ऐसा 2-3-4% मतदाता चुनाव की रात में या 24, 48, 72 घंटे में इधर से उधर हो जाता है, जिसको हम चुनावी भाषा में कहते हैं कि मतदाता स्विंग हो गया, तो उससे परिणाम प्रभावित हो जाता है। 2 दर्जन 2.5 दर्जन सीट इधर से उधर होने में कितने % वोटों की दरकार होती है, गरम व्यवस्था बिगड़ जाती है। और पर जिस पश्चिम बंगाल में हमारा कोई वजूद नहीं था, वहां हम पर्याप्त लोकसभा सीट रखे हुए आज हम विपक्ष में भी बैठेंगे पूरी ताकत के साथ। और वो यमुना मैया, अपना नर्मदा मैया, और यहां से लेकर गौमुख तक पश्चिम भारत, मध्य भारत, उत्तर भारत से लेकर अब हम पूर्वी भारत में पूरी ताकत के साथ विद्यमान हैं। चाहे आसाम में दोबारा सरकार बना रहे, चाहे बंगाल में बेहतर प्रदर्शन के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। और हमें मजाक उड़ाने की कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि ये तो श्रीमती गांधी के जमाने से हम सुनते आ रहे हैं कि जनसंघ के जमाने से केस दिए में तेल नहीं और सरकार बनाना खेल नहीं। उसके बाद भी हमने 2-2 बार अटल जी को प्रधानमंत्री बनाया, 2-2 बार नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया। और अब हम गोदावरी मैया के आंगन में जाकर के खड़े हो गए। कर्नाटक में 2 बार सरकार बना चुके, और वो दिन दूर नहीं प्रभु जी, कि प्रभु की कृपा से हम तमिलनाडु में भी सरकार बनाएंगे और एक दिन केरल में भी सरकार बनाएंगे। ये बीजारोपण हो चुका है, ये फसल जरूर लहलाएगी। चलिए, उम्मीदों का आसमान खुला हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमारे साथ राघवेंद्र जी भी जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, सुना आपने, धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं कि जो है गोदावरी तक उनका जो है बीजारोपण हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का। वो तमिलनाडु में भी सरकार बनाएंगे, केरल में भी सरकार बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा यदि भारतीय जनता पार्टी का फोकस पॉइंट था पश्चिम बंगाल, जहां पर लगातार मेहनत की गई और मध्य प्रदेश से खासा जुड़ाव पश्चिम बंगाल का रहा। कई नेता यहां पर लगाए गए, कैलाश विजयवर्गीय वहां के प्रभारी रहे, और तमाम नेताओं की इतनी मेहनत, इतनी योगदान के बाद ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का वहां कार्यकर्ता जगह जगह दिख रहा है। भाजपा को बहुत अच्छी सीटें वहां पर मिली हैं, लेकिन जो मोदी का जादू था वो जादू इस बार नहीं चला। राघवेंद्र जी, आवाज मिल रही है राघवेंद्र जी आपको हमारी? चलिए, लगता है कोई तकनीकी खामी है। धैर्यवर्धन जी, आवाज आपको? जी राघवेंद्र जी, मेरा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में मोदी का जादू नहीं चला। जो दीदी और दीदी का नारा था मोदी का, जो 200 पार का नारा था भारतीय जनता पार्टी का, और इतने तमाम नेता, इतने संसाधन वहां पर झोंके गए। 8 चरणों का चुनाव हुआ, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा में जितने सीटों पर, विधानसभा सीटों पर आगे थी, उतने तक भी पहुंचती हुई दिखाई नहीं दे रही है। प्रभु पटेल जी, दरअसल एक तटस्थ पत्रकार के नाते आप और हम, मैं शर्मा जी की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी के हैं जी। जो बीजेपी पिछले चुनाव में जहां से सफर शुरू किया था भाजपा ने, हम बीजेपी की संघर्ष की बात कर ही जा रहे हैं, लेकिन हम उसकी बात में भी आलोचना करेंगे। मैं भी इसकी आलोचना करूंगा कि 200 पार का नारा अमित शाह ने मध्य प्रदेश में भी दिया था और बंगाल में भी दिया, लेकिन बीजेपी 3 सीटों पर थी जी।
3 सीटों ने जो सफर तय किया है वो तो कितने गुना है, ये सबसे खास बात है। सरकार बनना नहीं बनना दूसरी बात है, लेकिन हमें बीजेपी की उस संघर्ष क्षमता का, उसकी रणनीति का, कार्यकर्ताओं को वहां बनाए रखने का, उन सब बातों पर विचार करेंगे तो बंगाल में मैं कह सकता हूं कि बीजेपी ने रेत में से पानी निकाला है। जो वामपंथियों का गढ़ था, जो कांग्रेस का गढ़ रहा, जो आज तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है, जी बीजेपी में नरेंद्र अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, शिवराज सिंह, मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, इन लोगों ने प्राण जान लड़ाई। योगी जी गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, इसके बाद अगर 77 पर आए तो आप समझ लीजिए कि कितना कड़ा मुकाबला था। अगर और कोई राज्य होता तो शायद बीजेपी वहां सत्ता में पहुंच जाती, लेकिन 3 से मुझे नहीं पता कि फिगर कौन सा आ रहा, 77 आ रहा, 80 आ रहा कि 100 आ रहा है, लेकिन बीजेपी ने जो सफलता हासिल की है हम उसकी अनदेखी नहीं कर सकते, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि मोदी असफल हो गए, ये नहीं कह सकते कि भाजपा असफल हो गई। हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस वहां पिट गई, ममता बनर्जी ने अपनी बढ़त को कायम रखा और बीजेपी ने कांग्रेस का पूरा वोट था वो लूट लिया, मैं कहूंगा। और इस देखिए आप नंबर 2 बन गई बीजेपी वहां, तो ये नहीं कह सकते कि असफल हुई है, लेकिन सत्ता में नहीं आई है। हमें लगता है कि नारे जरूर लोग देते हैं बहुत लुभावने, अब की बार 200 बार, अब की बार 400 पार, तो ये नारे होते हैं ताकि लोगों में जोश पैदा हो जाए। मुझे लगता है कि भाजपा के लोगों को पता होगा कि हम 100 के पार नहीं हो रहे हैं। मेरी एक मध्य प्रदेश के लीडर है, उनसे बात हुई थी चुनाव के पहले, मतदान के पहले, उन्होंने कहा था राघवेंद्र जी आप लिख लीजिए बीजेपी 100 तक पहुंच जाएगी, ये मैं कहूंगा, लेकिन 200 की बात तो मैं नहीं मानता। तो भाजपा जी राघवेंद्र जी, मैं खुद गया था पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में, सिंगूर गया था मैं, नंदीग्राम गया था मैंने कोलकाता के आसपास की सीटें देखी, मैं मिदनापुर जिले में भी गया था। एक चीज जो वहां पर जो पहले चुनाव मतदान के पहले की बात बता रहा हूं, जब मतदान शुरू हुआ उसके पहले की स्थिति ये थी कि सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और झंडे तो दिखते थे, लेकिन वोटर जो है जनता वो ममता के साथ खड़े हुए दिखाई देती थी। तो ये एक फर्क था जिसको हमने भाजपा के नेताओं से भी सवाल किया, उनको जब चर्चा हुई तो उनसे भी बात की, लेकिन वो इसको स्वीकार नहीं करते थे, सिरे से नकार देते थे। हो सकता है उनकी रणनीतिक उनका दांव हो, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने वाकई वहां पर अच्छी मेहनत की है, अपने आप को खड़ा किया। लेकिन जिस तरीके का ध्रुवीकरण का भाजपा ने कोशिश की थी, क्या आपको लगता है कि ये इस राजनीति इस देश में केवल सफलता के लिए जो राजनीति की जाती है, इस देश के अच्छे परिणाम आएंगे या कुछ दुष्परिणाम भी हमको देखने को मिल सकते हैं? प्रभु जी, एक पुराना और मैं उसे घटिया सा डायलॉग मानता हूं कि मोहब्बत और जंग में सब जाएगा। तो वो जो ध्रुवीकरण की बात है, जो एम सेक्टर की बात है जी, मेरा ये मान कि वहां जो पूरा मसला है, भाजपा के लोग इस बात को जानते थे कि हम वहां सरकार नहीं बना पा रहे, लेकिन अगर वो ये कहते कि हम सरकार नहीं बना पाते, मेरे ख्याल से वो 50 के भीतर आते। मैं तुम्हें एक बात याद दिलाऊंगा प्रभु जी, ये बात है 2003 की मध्य प्रदेश की। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और बीजेपी इलेक्शन लड़ रही थी। वो कहते थे कि सरकार बन रही है हमारी, दिग्विजय सिंह प्रेस से बोलते थे और सरकार भी कहते थे कि सरकार बन रही है। हम कहा करते थे कि सरकार अंधे को भी दिखती थी, कांग्रेस की नहीं बन रही, लेकिन वो नहीं मानते थे। जब नतीजे आए तो कांग्रेस साफ हो गई। हमने फिर वही सवाल किया दिग्विजय सिंह जी से कि आप तो कहते थे कि हम सरकार में आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री था कांग्रेस का, क्या ये मैं कहता कि कांग्रेस हार रही है? अगर मैं कहता तो सेनापति ने युद्ध के पहले हथियार डाल दिए थे। तो बीजेपी का ये धर्म था कि वो कहती कि हम 200 के पार जा रहे हैं, तब जाकर वो 100 को टच कर रहे हैं। अगर वो कहते कि हम 200 के पार नहीं जा रहे हैं तो शायद 50 के भीतर रहते। तो इस तो रणनीति है। और जो आपने कहा ध्रुवीकरण का, तो आप देखिए कि अब तो लोग मौतों पर भी जश्न मनाते हैं। अब वो नैतिकता की बातें खत्म, किसी को सत्ता चाहिए चाहे जो करना पड़े, हमको तो सत्ता चाहिए, ये सब दिख रहा है जी। बिल्कुल राघवन जी सही कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो टारगेट सेट करती है, हमने उत्तर प्रदेश में देखा उसको अचीव किया उसने, जो लोकसभा चुनाव थे उसमें उसने अचीव किया टारगेट को, लेकिन यहाँ कहीं फेल हो गई। जरा हम मध्य प्रदेश की दमोह की तरफ चलते हैं। दयावर्धन जी, क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम संसाधन एक सीट पर झोंकने के बावजूद दमोह में पिछड़ती हुई लगातार दिखाई दे रही है? राहुल सिंह लोधी आपके कैंडिडेट थे, लोधी फैक्टर था वहां पर, प्रहलाद पटेल से लेकर तमाम नेता लगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो छवि है उस सब के बावजूद अभी जो दमोह में वो
प्रत्याशी आपको पराजित करता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी आगे बढ़ चल रहा है, जो लगातार जिसे 2 बार भारतीय जनता पार्टी हरा चुकी है? प्रभु जी, मध्य प्रदेश में सामान्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के बीच सीधा मुकाबला होता है। हर चुनाव में, विशेषकर उपचुनाव में, दोनों दल अपनी पूरी शक्ति झोंकते हैं। और बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के पास भी जो कुछ है वो कांग्रेस ने भी झोंका। अब कांग्रेस से कई नेता गुटबाजी के कारण नहीं आते तो इनका आंतरिक मामला है, पर कार्यकर्ता और जो नेतृत्व कर रहे हैं वो लोग, उन्होंने पूरी ताकत लगाई। रही बात परिणाम की, तो अभी 6 चरण की काउंटिंग हो चुकी है, जैसा कि आप अभी मुझे बता रहे थे, और उसमें हम लगभग 5000 वोटों से पीछे हैं। उपचुनाव में जिस प्रकार का मतांतर रहता है उसमें 5000-60,000 वोट तो बहुत मायने नहीं रखते हैं। ये कहानी पलट भी सकती है, क्योंकि 26 दौर का मतगणना का मामला है जी। और लगभग अब क्या चौथाई चरण ही पूरे हुए हैं, इसलिए अभी कहानी कुछ भी हो सकती है। वैसे भी आप दोनों मूर्धन्य पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ जन है, आप सब जानते हैं कि विधानसभा क्षेत्र में कई बार पता लगा कि एक इलाके में किसी एक उम्मीदवार के लिए सिंह होता चला जा रहा, मामला उसके लिए बढ़ता चला जा रहा है, तो दूसरी पट्टी में दूसरे उम्मीदवार को बढ़त हासिल होती चली जाती है और 10, 20, 25, 30 मतदान केंद्र लगातार किसी उम्मीदवार को बढ़त दे सकते हैं। इसलिए अभी किसी भी कीमत पर हम हार नहीं स्वीकारेंगे, न ये कहूंगा मैं कि हम हारने जा रहे हैं। ये सच है कि कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, वो बधाई के पात्र हैं, पर जो समीक्षा होगी वो परिणाम के बाद होगी कि आखिर कहां चूक हुई है, और जो अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं तो राजनीतिक दल उस पर भी विचार करता है, जब जीत जाते हैं तो उस पर भी विचार करते हैं कि हमारी कौन कौन सी चीज जनता ने, कौन कौन से विषय, कौन कौन से मुद्दे जनता ने हृदय में स्वीकारे हैं, अंगीकार किए, और कौन सा पत्थर हमारा पानी में डुबकी मार दिया, डूब गया, उछल करके वापस नहीं आया, उसकी समीक्षा भी होगी। और मुझे लग रहा है उसके लिए अभी इंतजार करना चाहिए। राघवेंद्र जी, ये कांग्रेस का अंगद का पैर था जो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद इतना कमजोर हो गया कि हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या भाजपा की अंदर की लड़ाई है जिसके कारण ये 6 चरण में लगातार वो पीछे चल रहे हैं, या कोई और कारण आपको दिखता है, या लोधी समाज उनसे नाराज जो होने की बात आ रही थी वो चीजें दिख रही? क्योंकि भाजपा ने पूरा फोकस इस बार के चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा किया था, लेकिन वहां पर भी भाजपा पिछड़ती हुई दिख रही है। देखिए, अभी शर्मा जी कह रहे थे कि अभी कई सारे चरण बाकी है मतगणना के। वो धैर्यशील व्यक्ति है, धैर्य रखना उनकी आदत है, नाम भी धैर्यवर्धन है। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि विधानसभा में मतदाता बड़े कम होते हैं लोकसभा की तुलना में, तो ये जो अंतर है ये काफी बड़ा अंतर है। अगर 1/4 मतगणना में इतना बड़ा अंतर है, एक पक्ष हो सकता है कि भाई हम तो तब चीज बोलेंगे जब पूरे चित हो जाएंगे जी, और कोई भी राजनीतिक दल जब तक पूरी मतगणना नहीं होती तब तक हार नहीं मानता है। अब उनको हार मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता कब कौन सी पेटी में, कौन सी वोटिंग मशीन में किसके खाते में निकला है। लेकिन प्रभु जी, ये जो भीड़ है ये मुझे बड़ी व्यसित लग रही है भाजपा के लिहाज से, डराने वाली, क्योंकि इतनी कम मतगणना और इतना बड़ा अंतर बीजेपी के पिछड़ने का। हो सकता है कि बीजेपी ने आखिरी में रणनीति बदली थी और शहरी क्षेत्र से हटकर ग्रामीण क्षेत्र पर फोकस किया था, लेकिन जो खबरें आ रही है ग्रामीण क्षेत्र में भी भाजपा की जो माने वोटिंग मशीन से जो ओवर रहा नंबर, वो शायद भाजपा के उतने पक्ष में नहीं आ रहा है जितने आना चाहिए। तो एक बार और कहता हूं कि कभी कभी सत्ता पक्ष को हारना नहीं चाहिए। उपचुनाव है, एक चुनाव, एक सीट हारने से कोई सरकार गिर नहीं जाएगी, लेकिन जीतने के लिए प्राण लगा देना, कुछ भी करना, मेरे ख्याल से जब जिस मामले में कोई सत्ता का बंद रह नहीं रहा है, हर चुनाव को जीतने की लत भी खराब है। मुझे लगता है कि ये नशा इस चुनाव में टूटेगा भी तो लोकतंत्र के लिए भलाईकारी होगा। चलिए, वाकई सही बात है, यदि ये नशा टूटता है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का भला होता है, कहीं पर भी हो, किसी भी राज्य में चुनाव। लेकिन धैर्यवर्धन जी, एक बड़ी बात इस पूरे चुनाव में जो दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 मंत्रियों को वहां जिम्मे प्रभारी बनाया था। जयंत मलैया जब चुनाव चल रहा था उस समय वो क्वारंटाइन हो गए परिवार के साथ, उनका बेटे लगातार चुनाव के लिए टिकट मांग रहे थे, दावेदारी कर रहे थे, भाजपा के अपने सर्वे रहे होंगे, एक कमिटमेंट था राहुल लोधी से जिसके दम पर भाजपा ने चुनाव मैदान में उनको फिर से उतारा। तमाम तैयारी, सारी रणनीतियां, तमाम नेता लगे रहे। और यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ जी भी केवल चेहरा दिखाने के लिए वहां पर पहुंचे, ये कहना ज्यादा मुफीद होगा। दिग्विजय सिंह एक बार गए, कोई बड़ा नेता वहां पर नहीं गया, उसके बावजूद ये आपकी हार होती हुई दिखाई दे रही।
राहुल जी, जन्म कुंडली में कोई चीज होती है, ग्रह नक्षत्र अपना काम करते हैं। हो सकता है राहुल लोधी जी को विधायक बना दिया, इतने ग्रह नक्षत्र रहे हो, और अजय टंडन जी के उत्तरार्ध में विधायक बनने का सुख लिखा हो, तो उसको क्या कहेंगे? सारी परिस्थितियां फिर वैसे ही बन जाती है। धैर्यवर्धन जी, एक बड़ी खबर आ रही है, हम आपको रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर पर बात देख लेते हैं, क्या है ये, जो कहां का नतीजा क्या कह रहा है। दमोह की जो मतगणना है उसमें एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। 8वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है दमोह की, और 8वें राउंड की गिनती में भी परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं दिख रहा है। 8 राउंड दमोह में गिनती के पूरे हो गए हैं। कांग्रेस लगातार आगे चल रही है वहां पर, और वो ट्रेंड बना हुआ है जिसकी हम बात कर रहे थे कि दमोह में कांग्रेस के लिए पहले राउंड से ही लगातार ट्रेंड आगे चल रहा है। तो दमोह में 8 राउंड की गिनती हो चुकी है, कांग्रेस लगातार आगे है। भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशों के बावजूद वहां पर पीछे चलती हुई दिखाई दे रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहें तो मध्य प्रदेश के लिहाज से एक बड़ा झटका इसको जरूर माना जाना चाहिए। अजय टंडन की जो लीड है वो 6882 वोट की हो गई है, और ये लगातार लीड बढ़ती जा रही है। राउंड दर राउंड अजय टंडन आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि हमारे साथ अभी धैर्यवर्धन जी जुड़े हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि आने वाले चरणों में हो सकता है कि पासा पलटता हुआ दिखाई दे। लेकिन ये जो है, धैर्यवर्धन जी आपके पास वापस लौटते हैं कि देखिए लीड लगातार कांग्रेस की बढ़ती जा रही है। आप जो कह रहे थे उसी को आगे बढ़ाइए इसके जो होते हुए। नहीं, दोनों परिस्थितियां बन सकती हैं। लीड बढ़ रही है, ये निरंतर बढ़ भी सकती है, क्योंकि मतदाता के पेट में तो हम बैठे नहीं है, और अब हमारे पास करने के लिए भी कुछ नहीं बचा। ये चुनाव प्रचार खत्म, उसके बाद करने के लिए क्या था? यदि कोई कांग्रेस के प्रवक्ता यदि आए होते तो कहते कि अभी करने के लिए क्या है, ईवीएम तो बदल नहीं सकते आप अभी इस मौके पर जब काउंटिंग चल रही है। ईवीएम पे तो रहेंगे नहीं। ये तो कांग्रेस अब इसलिए नहीं रो रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनकी छाती इतनी ठंडी हो गई है कि हम सरकार नहीं बना पाए। वो तो इसीलिए खुश होते कि बीजेपी हमारा रह जाए। और मैं कांग्रेस कैंडिडेट तो है गांधी परिवार, जिसको अपना कारण हार मानते हैं, तो एक भैया जी केरल में डटे थे, बहन जी आसाम संभाले थे। ये सब भी पनौती बन रहा है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को बचा नहीं पा रहे, और ये हमारी मरम्मत करने के बजाय उनको अपने संगठन की मरम्मत करना चाहिए। अब मध्य प्रदेश की परिस्थिति अलग है, वह निर्दलीय व्यवस्था है, कोई जीतता कोई हारा है। मैं बड़े स्वामी भाव से कह था ग्रह नक्षत्र अपना काम कर, कभी कभी व्यक्ति के उत्तरार्ध में सुख लिटता विजया भावने का योग होता है। रंजन जी भी दोबारा चुनाव हार गए, होता है उनका भाग्य चल रहा हो, तो अब उस विधि विधान के आगे तो फिर किसी की नहीं चलती। इसलिए हो सकता है हमारे प्रयास, हमारा परिश्रम, हमारा मतदाताओं का आह्वान, वो सब भावना सिद्ध हो रहा हो उनके भाग्य के आगे। बाकी रही बात भारतीय जनता पार्टी के, तो हमने तो वचन निभाया, ज्यादा निभाया, क्योंकि एक विधायक हमारे पास आ गए थे अपना घर द्वार छोड़ करके जी। तो हमने उनके साथ तमाम दबावों के बावजूद, तमाम विपरीत परिस्थितियां लोग हमें बता रहे थे कि ये होगा वो होगा, इसके बावजूद भी हमने वचन भंग नहीं किया। जी धैर्यवर्धन जी, जो आप कह रहे हैं वाकई में आपने वचन भंग नहीं किया, लेकिन आने वाले 2 चुनाव और अभी आपके सामने खड़े हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा के, इसके अलावा लोकसभा का भी चुनाव सामने है। तो यदि ये एक ट्रेंड जो आया है, ये ट्रेंड कहीं आने वाले चुनाव की दिशा तो नहीं तय करने वाला है मध्य प्रदेश में? क्योंकि जब 28 सीटों के उपचुनाव हुए थे तो जनता ने आपके पक्ष में आई थी। यदि हम 2018 के चुनाव के परिणाम से देखते हैं तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया था, उसने सरकार भी बनाई थी, अंततः सरकार गिर गई, इस कारण सबको पता है, उसमें नहीं बात करेंगे हम। लेकिन उसके बाद 28 सीटों के उपचुनाव हुए, कांग्रेस को केवल 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा, आपकी सरकार पूर्ण बहुमत में आ गई। उसके बाद फिर ये जो तोड़ने की जो प्रक्रिया है कि लोगों को तोड़िए, भारतीय जनता पार्टी में लाइए, चुनाव लड़ाइए, तो कहीं ये जनता उससे, जैसा पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं कि दीदी और दीदी जैसे नारे से यदि जनता वहां की नाराज हो गई है, तो क्या यहाँ पर भी जनता आपसे नाराज होती ही नहीं दिखाई दे रही? नहीं, मुझे लग रहा है कि परिणाम के बाद सब समीक्षा होगी, और हमेशा होती ही है कि कौन कौन से कारण रहे कि हमारे प्रयास सफल नहीं हो पाए। तो उसके बाद के सत्र में सब चर्चा आपसे होगी, तब मुझे लग रहा है कि बहुत ईमानदारी से उस पर विचार विमर्श हो सकेगा।
अभी तो मैं अनादि के माध्यम से यही प्रार्थना करूंगा चुनाव आयोग से कि अब भी वक्त है कि जब बहुत आवश्यक ना हो, बहुत जल्दबाजी में वो 6 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखकर चुनाव न कराए जब तक कि वैक्सीनेशन हो न जाए। एक बार हम कोरोना से मुक्त न हो जाए, किसी भी चुनाव नए चुनाव में राजनीतिक दलों को नहीं झोंकना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल कठपुतली बन जाते हैं चुनाव आयोग के निर्देश के सामने। यदि चुनाव आयोग कोई कार्यक्रम घोषित कर देता है तो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, हमको भी जाना है, कार्यकर्ताओं को भी लगना है, प्रचारक जाएंगे, स्टार प्रचारक जाएंगे, मीडिया के मित्र भी कवरेज के लिए जाएंगे, बूथ की प्रशासनिक टोली भी जाएगी, चुनाव आयोग के अधिकारी भी जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि अभी वक्त है कि इस पर विराम लगाए चुनाव आयोग और थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। हम सबको भी समीक्षा का अवसर मिलेगा, जरूर करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जयवर्धन जी, लेकिन एक चीज आप यहाँ पर भूल गए शायद कि चुनाव आयोग जब कोई चुनाव कार्यक्रम जारी कराता है तो उसके पहले राजनीतिक दलों के साथ सलाह मशविरा करता है, सारी चीजें करता है। और हमने ये देखा है इस देश में ये स्थिति आई है कोरोना काल में कि चुनाव आगे बढ़ाए भी गए हैं। राघवन जी, ये जो धैर्यवर्धन जी का तर्क है कि आने वाले जो चुनाव है कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ढंग से निर्णय ले, उस सही परिस्थितियां हो तो कराए, इस बार के चुनाव में यदि जनता की नाराजगी कहीं दिख रही है तो राजनीतिक दलों के प्रति ही दिख रही है कि इनके कारण कोरोना बढ़ गया, तो दोष किसको दे रहे हैं? चुनाव आयोग को दें, कोरोना को दें या राजनीतिक दलों को दें? ये इसमें सबका गुना है, इसमें किसी को भी क्लीन चिट नहीं मिलेगी। चुनाव आयोग को इस बात पे व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हालांकि लोकतंत्र के लिए चुनाव जरूरी होते हैं, लेकिन ये जो महामारी है ये पिछले 500,000 साल में जितना याद पड़ता है, कभी इतनी बड़ी महामारी इस ढंग से नहीं आई कि पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई हो। तो ये बहुत ही अभूतपूर्व असाधारण मामला था। चुनाव आयोग इस पर विचार करके चुनाव को टाल सकता था, 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लग सकते थे, 1 साल के लिए, लेकिन चुनाव आयोग की गलती रही। फिर जो राजनीतिक दल है, सत्ता पक्ष, वो भी इसमें सलाह देता के साथ हम चुनाव जाने को तैयार है, लेकिन इसमें सब खतरे में आ जाएंगे। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने कहा और सारे दल आज्ञाकारी बच्चे की तरह चुनाव में जुट गए। अब इसके बाद बीच चुनाव में सबने आलोचना शुरू कर दी कि साहब ये तो चुनाव हो रहे हैं और सब दलों की गलती है, पार्टियों की गलती है। मुझे लगता है कि इसमें कोई भी बचने के लायक नहीं है, सब गुनाहगार है, मेरा मानना है चुनाव के मामले में, इलेक्शन कमीशन से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज तक। इसलिए एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो धैर्यवर्धन जी बोल रहे थे कि कांग्रेस तो चाहती है कि सत्ता से बीजेपी दूर रहे। एक पुरानी कहावत हम सबको मालूम है, लोग कहते थे कि भाई अगर मेरी एक आंख फूटने से सामने वाले के 2 छोड़ दीजिए। बंगाल में देखिए, कलकत्ता में कांग्रेस कहां थी, बीजेपी सत्ता में ना थी, उन्होंने अपनी बाकी 70 सीटें खुद जीती, 80 थी। तो सवाल है कि इस पर खुश हो सकती है कांग्रेस, लेकिन खुद को उसने वहां दाव पे लगाया और खुद को एक तरह से शहीद कर दिया, इसलिए कि भाजपा सरकार में आया। तो ये जो नीति है। राघवन जी, रोकना चाहिए, बड़ी खबर हमारे पास आ रही है पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर आ रही है कि ममता बनर्जी एक बार फिर आगे निकल गई है शुभेंदु अधिकारी से। नंदीग्राम में जो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा संग्राम हो रहा है, उस संग्राम में ममता बनर्जी ने एक बार फिर लीड अपनी बना ली है। शुभेंदु अधिकारी जो कभी उनके डिप्टी हुआ करते थे, जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और 14वें राउंड की वहां की मतगणना हुई है। 14वें राउंड की मतगणना में ममता बनर्जी ने फिर से लीड बना ली है। ममता बनर्जी लगातार, अब हो सकता है ट्रेंड ऐसा है कि वो आगे निकलती हुई दिखाई दें, क्योंकि नंदीग्राम का जो पूरा एक जमावट है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। नंदीग्राम ग्रामीण क्षेत्रों की जो वोटिंग हुई थी उसमें पहले शुभेंदु अधिकारी आगे रहे और 14वें राउंड में 2331 वोट से वो आगे निकल गई हैं। तो ये बड़ा एक वहां का ब्रेकिंग जो आई है नंदीग्राम से जो खबर आ रही है, ये एक बड़ी खबर है। राघवन जी, मैं हम नंदीग्राम की यदि बात करूं, मैंने जब नंदीग्राम गया था तो नंदीग्राम का एक एक व्यक्ति, हमने अनादि टीवी पर खबर भी चलाई थी, पूरा प्रोग्राम दिखाया था लोगों को, वहां का एक एक व्यक्ति, नंदीग्राम 2 हिस्सों में बटा हुआ, ए ब्लॉक बी ब्लॉक। ए ब्लॉक जहां पर की जानकी दास मंदिर है, जहां से ममता बनर्जी ने प्रणाम कर राम भगवान को पर्चा दाखिल किया था, शुभेंदु अधिकारी वहां गए थे, तमाम बीजेपी के नेता भी वहां पर पहुंचे थे। उस जगह पर, उस नंदीग्राम में, चाहे वो रिक्शे वाला हो, ठेले वाला हो, स्कूल का स्टूडेंट हो, कोई बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी की तुलना में दीदी के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई देता था।
मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा कि जब हमने बीजेपी के चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय को ये बात बताई तो उन्होंने कहा मुझसे कि आप पहले पत्रकार हैं, दिल्ली के इतने सारे पत्रकार आए उनमें से सबने ये कहा कि हम आगे चल रहे हैं, आप पहले पत्रकार हैं जो ये बात कर रहे हैं, मैं इस बात को क्रॉस चेक करूंगा। उनको विश्वास नहीं था इस बात पर, लेकिन वहां का जो जनता का जो रुझान है वो रुझान अब धीरे धीरे उस दिशा में जा रहा है। और अभी हम जैसे जान रहे हैं कि जो शुरू में जो पेटियां वहां की खुली वो ए ब्लॉक की पेटियां ज्यादा खुल रही थी तो शायद शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे, और बी ब्लॉक जो है नंदीग्राम का जहां की मुस्लिम वोटर्स की तादाद काफी ज्यादा है वो शायद अब पेटियां खुलनी शुरू हो गई और ममता बनर्जी के पक्ष में रुझान दिख रहा है। तो ये जो चुनाव लड़ने की जो टैक्टिक्स है भाजपा की और जिस तरीके से नंदीग्राम की जनता ममता के साथ पहले भी खड़ी दिखाई दे रही थी, अभी भी खड़ी दिखाई दे रही है, तो ये कैसे दिखते हैं आप इसको? देखिए, नंदीग्राम में या पूरे बंगाल में बीजेपी पहले किसी मुकाबले में थी नहीं। हम ये मानते हैं कि बीजेपी जो 3 सूबों के विधायकों को लेकर काम कर रही है उसका क्या मुकाबला है तृणमूल कांग्रेस से। लेकिन हम सब ने देखा कि नंदीग्राम जो गढ़ था ममता बनर्जी का जी, वहां भाजपा के ये जीत के बराबर है कि पिछले कुछ राउंड में बीजेपी आगे निकल गई। जहां ममता बनर्जी का गढ़ था वहां भाजपा का इतना कुछ समय जीत जाना बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं कि एक समय ओलंपिक में भारत के श्री राम सिंह से धावा कहती है। राघव जी, मैं जरा सा रोकना चाहूंगा। नंदीग्राम उस जो विधानसभा क्षेत्र है वो जो संसदीय क्षेत्र है वहां शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई वहां से सांसद हैं, उनके पिताजी उस वहां के जिलाध्यक्ष रहे हैं, तो पूरा वो अधिकारी परिवार का दबदबा है। यहाँ अधिकारी परिवार की बढ़त इसको माने या भाजपा के बढ़त इसको माना जाए? देखिए, बीजेपी ने जो लोकल में ताकतवर लोग थे उनको अपने साथ लिया, ये उसकी रणनीति का हिस्सा है, ये भाजपा की बढ़त भी है और ये अधिकारी का भी असर है जो परिवार है उनका। बीजेपी में तो जो असरदार लोग थे उनको अपने साथ में लिया, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के रहे या कांग्रेस के रहे हो। तो बीजेपी जो कल तक कहीं नहीं थी वहां सबसे लास्ट में दौड़ रही थी। अब क्रिकेट की भाषा में कहा तो जो 9वें नंबर में बैटिंग करने वाला प्लेयर है बीजेपी वहां ओपनिंग कर रही है आज की तारीख में जी, नंबर 2 पार्टी बन गई है। तो उसने अपने कैलेंडर से ओपनिंग करा के चौके छक्के मार दिए। ये भाजपा के लिहाज से नंदीग्राम का जो प्रदर्शन है, मेरा मानना यह है कि ये भाजपा के लिए बहुत ही संजीवनी की तरह होगा, एक तरह से उसकी जीत की तरह होगा और उसको ताकत देगा, भले वो आ रही हो वहां। धैर्यवर्धन जी, आप अभी कह रहे थे कि केरल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएगी अब भारतीय जनता पार्टी, तो हम पिछले चुनाव में भी देखा तो लगभग वही स्थिति केरल में भाजपा की दिख रही है। आप दक्षिण की तरफ बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन यदि हम कहें कि कर्नाटक में जिस तरीके से आपकी सत्ता मिली वो सबके सामने है, सत्ता के बहुत करीब थे आप, जिस तरीके से चुनाव वहां पर उपचुनाव कराकर आप वापस सत्ता में आए, लेकिन तमिलनाडु में जो आपका गठबंधन था वो पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो गेटवे है केरल का वहां तो आप पिछड़ते हुए चले जा रहे हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि बीजारोपण का दौर है दोनों राज्यों में। हमारे पास वहां है क्या? कुछ भी नहीं है, गिनती में भी नहीं आते। AIADMK से मित्रता है तो 10-20 सीटें मिल जाती हैं, बस इतना ही तो है। और उसके बहाने हम धीरे धीरे अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रभु जी, एक बात बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, हम दोनों प्रकार से लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं। एक और हम उन मुद्दों पर काम कर रहे हैं, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे अन्य प्रकार के मुद्दे हो, हमें कोई स्वीकारने में झिझक नहीं होती है। क्योंकि जब आजादी के बाद जब जनसंघ बना तब हम कहीं अस्तित्व में नहीं थे, तब भी हम कहते थे कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। तब तो कश्मीर की आवाज कन्याकुमारी तक पहुंचती भी नहीं होती। आज तो टेलीविजन का जमाना की बात तो पहुंच रही है कम से कम। तब भी हम अपने मुद्दे पर कायम रहे और आज हमने 370 हटाया है और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अपना वजूद स्थापित करने में सफल हुई है। धैर्यवर्धन जी, शायद आपको याद होगा जब देश में आजादी की पहली लड़ाई चली थी तो उस समय भी रोटी और कमल एक वो जरिया था जिसके जरिए पूरे देश में संदेश पहुंच गया था। तब कोई टेलीविजन और अखबार भी नहीं हुआ करते थे। जी जरूर जरूर, आपने बड़ा गहरा उदाहरण दिया है और वह एकमात्र प्रतीक है जिसके कारण से विश्वसनीय ढंग से क्रांतिकारियों का संवाद पहुंचता था एक क्षेत्र से दूसरी जगह तक। पर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए केवल इतना ही कहूंगा कि यदि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में गरीब लोगों को छत मिल रही है तो वह छत केरल में भी मिल रही है। यदि किसानों को सम्मान यदि बिहार में मिल रही है तो वह तमिलनाडु में भी मिल रही है।
यदि यहाँ के गरीबों का इलाज आयुष्मान योजना के अंतर्गत हो रहा है तो वह केरल में भी हो रहा है। यही कारण है कि हम धीरे धीरे लोगों के दिल जीतने में सफल हो रहे हैं। एक और हमारा सैद्धांतिक आधार पर काम करना, दूसरा हमारा लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए लगातार काम करना, और उसके परिणाम आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, प्रभु जी आप प्रभु हैं, देखिए आप अपनी दूरदर्शी से देखिए, एक दिन वो आने वाला है कि तमिलनाडु और केरल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, उम्मीद पर आसमान टिका हुआ है धैर्यवर्धन जी। लेकिन राघवन जी, असम की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी दोबारा वहां लौटकर आ रही है, पूरे के पूरे स्थितियां उसके पक्ष में है। पुडुचेरी में जब भाजपा आगे चल रही है थोड़ा सा, लेकिन अभी ये कहें कि सरकार बनाने की स्थिति में तो वो एकदम खुलासा अभी नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल ने पूरे पत्ते खोल दिए हैं। तो ये जो असम का जो परिणाम है वो बंगाल और असम ये आसपास के राज्य हैं, तो वहां पर जो अंतर जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या केवल ममता बनर्जी का योगदान है या कांग्रेस जैसे और भी जो वहां के जो दल हैं या लेफ्ट है उसका कोई इसमें प्रभाव दिखता है? क्योंकि ये जो जगह है असम, वहां और बंगाल में दोनों जगह भाजपा की दोहरी रणनीति रही है। वो सीएए का एक जगह समर्थन करते हैं, एक जगह विरोध करते हैं। वो नागरिकता कानून का एक जगह समर्थन करते हैं, एक जगह उसको कहते हैं कि अभी लागू नहीं करेंगे। तो ये जो वोट का जो चरित्र, और इसमें एक चीज तीसरी और जोड़ना चाहूंगा मैं, जो वैक्सीनेशन की बात है कि मुफ्त वैक्सीन लगेगी यदि हमारी सरकार आ गई, तो क्या ये इस तरीके जो वोट के लिए जो बातें की जा रही हैं, इसका कहीं पर कुछ फायदा उनको भाजपा को असम में दिखाई दिया और बंगाल में? देखिए, ये तो राजनीति के गंदे तारीफ हैं कि हम मुफ्त में वैक्सीन देंगे। असम में अगर वो कहते हैं कि हम आपको सीए लागू करेंगे और बंगाल में कहते हैं कि अभी नहीं करेंगे, तो ये तो मौसम के हिसाब से, राज्य के हिसाब से रणनीति बदलने की बात है, क्योंकि सत्ता किसी भी कीमत पर चाहिए। लेकिन मेरा एक बात बहुत साफ मानना है कि असम का जो मामला है उसमें सीए और एनआरसी का जो मामला है उसमें भाजपा के जो विरोधी है वो मात खा गए जी। एक बात मेरे ख्याल से दूसरे दल समझने में थोड़ी चूक कर रहे हैं, आगे जाके शायद वो रणनीति बदले। जैसे जब बीजेपी ने हिंदुत्व का मुद्दा लेकर आई थी तो कांग्रेस से सॉफ्ट हिंदुत्व पर आ गई, वो मंदिर जाने लगे, वो जमीन करने लगे। कल के दिन आप देखिए कि जिस तरह से बीजेपी प्रखर राष्ट्रवाद को लेकर चलती है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर या आर्मी के मुद्दे पर या पाकिस्तान या चीन के मुद्दे पर, देश का कोई भी आदमी इस भावुक मुद्दे पर भाजपा के समर्थन में खड़ा हो जाता है। और कांग्रेस और बाकी दल इस बात को भी समझ नहीं पा रहे हैं और वो इसको लेकर भाजपा की जितनी आलोचना करते हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी के उतने वोट बढ़ते हैं। जिस दिन कांग्रेस को, प्रतिपक्ष को ये बात समझ में जाएगी कि राष्ट्रवाद के मामले में हम जितनी आलोचना भाजपा की करेंगे जी, आतंकवाद के मामले में जितना हम पक्ष लेंगे उतने हमारे वोट कम हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो आने वाले चुनाव है, आप देखिए कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो भाजपा की तरह हो सकता है कि उनसे आगे निकलने की कोशिश करके बड़ी बड़ी बातें करें कि हम ये कर देंगे, सत्ता में आए। अभी तक तो सीए की बात हो रही है, एनआरसी की बात हो रही है या घूसपैठियों की बात हो रही है। कल के दिन बाकी दल भी इस तरह की बात करते दिखे तो अपने को हैरत नहीं होनी चाहिए। प्रभु जी बिल्कुल। धैर्यवर्धन जी, हम पश्चिम बंगाल पर फिर लौटते हैं और पश्चिम बंगाल में जो नॉर्थ बंगाल है वो भाजपा के समर्थन में बहुत अच्छे से खड़ा हुआ दिखाई देता है। अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं वो भी यही बता रहे हैं, जो लोकसभा के नतीजे थे वो भी यही बता रहे हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो वहां के लोग हैं, लेकिन हम जैसे ही नीचे उतरते हैं वहां पर भाजपा गायब दिखाई दे रही है। तो क्या भाजपा के कार्यकर्ता तो नीचे भी दिख रहे हैं, लेकिन वहां पर भाजपा को वो जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है? तो क्या ये जो लेफ्ट से आए हुए जो कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा का झंडा लेकर अब चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या वहीं कोई रणनीतिक चूक हुई है भाजपा से कि जिस तरीके से उस संघ के संस्कार में पगे हुए नेता कार्यकर्ता अपने मध्य प्रदेश से लेकर तमाम दूसरे राज्यों में तैयार करती है, उसकी जगह उन्हें हायर कर लिए कार्यकर्ता वहां पर, उसका नुकसान भाजपा को हो रहा है? नहीं, मुझे लग रहा है कि अब ये सारी चीजें समीक्षा के अंतर्गत आती हैं। और जहां तक पश्चिम बंगाल का मामला है, हम सब जानते हैं कि वह बहुतायत में मुस्लिम समुदाय रहता है और मुस्लिम समुदाय पर जितने भी हमारे पत्रकार मित्र बात कर रहे थे, जो भी दृश्य दिखाई पड़ता था, वो महिला पुरुष एक स्वर में दीदी की बात करते थे, दीदी 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 और सिर्फ दीदी। अब इसके अलावा वह एक और बात है, जैसे अन्य राज्यों में कभी कभी जातिवाद भी सिर उठाता है, पश्चिम बंगाल में बंगालवाद एक काम करता है, हम सब जानते हैं। तो जो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के तमाम लोग हैं वो बहुतायत में और बीजेपी का काम कर रहे थे,
तो वहां तमाम बंगाली लोग भी जब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है, बीजेपी के मुद्दों पर तो उनकी सहमति होती है, बीजेपी की रीति नीति से उनकी सहमति होती है, और अपना बंगाली चुनाव में हार जाए, अपनी बंगाली सरकार है दीदी की वो चली न जाए, उससे उनका मन कहीं ना कहीं डोलता है। और मैंने पिछले चुनावों में चूंकि बंगाल रहा था, इस बार तो मेरा जाना नहीं हुआ, तो मैंने नजदीक से देखा कि ये जो बंगालवाद है ये बहुत गहरे से मार करता है और निर्णायक समय पर वो कहीं ना कहीं झुक जाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ये भरोसा इस बार दिलाया कि यहाँ पर जो नॉन बंगाली चेहरे आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो इसलिए दिख रहे हैं कि बीजेपी अखिल भारतीय पार्टी, हमारे पास तमाम सशक्त प्रभावशाली नेता दूसरे दलों में है, इसलिए हम आकर के बतौर सहयोगी यहाँ पर आपके सामने खड़े हैं। पर यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो बंगाल का जो नेतृत्व करेगा वो वहां की माटी का, वहीं का मानुष होगा, जो चीफ मिनिस्टर होगा, ये स्पष्ट तौर पे बीजेपी ने कहा था। पर इसके बावजूद भी अनेक कारण बन जाते हैं, और मैं अभी कहूंगा तो हो सकता है लोगों को ऐसा लगे कि मैं अपने बचाव में कह रहा हूं। और प्रभु जी, आप चूंकि बंगाल गए तो आपने ये बात देखी होगी कि जैसे हमारे बोलचाल की भाषा में कह देते हैं बंगाल मध्य प्रदेश में कि तेरे में चांटा मार दूंगा, लात मार दूंगा, धक्का दे दूंगा, ऐसे बंगाल में बोलचाल में कहा जाता है बम मार, घर जला दूंगा, और वो जला भी देते हैं, बम पटक देते हैं, हथकड़ों मार देना उनके लिए आम बात है। लोगों की लाशें पेड़ों पर टंगी मिलती हैं। फिर जो वहां पर सरकार है वो वहां के जितने आतंकी स्वभाव के गली मोहल्ले के गुंडों से लेकर के बदमाश हैं, जितने निकम्मे सब के सब वो तो तृणमूल के साथ हैं, क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से लोगों का शोषण देखा है और पुलिस उनकी एफआईआर तक नहीं लिखती, पिटे कुटे लोग गुहार लगाते रहते हैं। मैं आपको सिंगूर का उदाहरण देता हूं। सिंगूर वो जगह है जहां से ममता बनर्जी का उद्भव हुआ था। नंदीग्राम में भी उसी समय आंदोलन हुआ था, किसानों की मौत हो गई थी वहां पर पुलिस फायरिंग में। सिंगूर में टाटा की नैनो फैक्ट्री का मसला था। उस सिंगूर में जो जमीन ली गई थी, जिसको ममता बनर्जी ने कहा जमीन वापस दिलाएंगे, जिसके लिए अनशन किया था, वो जमीन सरकार ने अधिग्रहित कर ली है, किसानों को नाम पर नहीं हुई है। नेशनल हाईवे की जमीन है, कोलकाता से बिल्कुल लगा हुआ है, सिंगूर औद्योगिक इलाका बिल्कुल लगा हुआ है, वहां का करोड़ों रुपए कीमत की जमीन है। वो जमीन सरकार की है, उनको केवल खेती करने के लिए लीज पर मिली हुई है, और यदि कोई आज अपनी जमीन को बेचना चाहे तो बेच नहीं सकता, उसकी आने वाली नस्लें भी उस जमीन को नहीं बेच पाएंगी क्योंकि वो सरकार की जमीन है। उसके बावजूद वो लोग, आप गौर कीजिएगा, उसके बावजूद वो लोग ममता बनर्जी की तारीफ करते थे, वो ममता दीदी के साथ खड़े हुए दिखाई देते थे, जबकि वहां का कैंडिडेट जो था, जो पिछला चुनाव जीता था, वो भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा था, जो विधायक वहां के थे वर्तमान। उसके बावजूद वहां के लोग जो है ममता बनर्जी के साथ दिखाई देते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं थे। वहां के यदि भाजपा कार्यकर्ताओं की बात करें तो उन्हें अपने प्रत्याशी के खिलाफ अनशन कर दिया था। ये स्थितियां वहां पर ही, हमें जो विश्वास आ रहे हैं मध्य प्रदेश के मंत्री, इनको एक कमरे में 7 घंटे तक बंद करके रख लिया था वहां के भाजपा कार्यकर्ताओं ने कि प्रत्याशी बदलिए आप। तो ये स्थिति है वहां की। वहां के लोगों में, चाहे आप जो गुंडे बदमाश कह रहे हैं, वहां के बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक में ममता को लेकर कहीं कोई एक भरोसा है। वो भरोसा भारतीय जनता पार्टी वहां पर नहीं जीत पाई है। और प्रयास करेंगे। मुझे लग रहा है आसम से वो कोलकाता के बीच में है, सिंगूर जहां तक ध्यान में आ रहा है मुझे, कोलकाता से लगा हुआ है। जी जी, वहां दीदी लोगों को ये जताने में सफल रही कि आपकी जमीन चली जाएगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, जबकि वहां यदि टाटा की फैक्ट्री लग जाती तो मुझे लग रहा है कि बहुत पीढ़ियों तक के लिए वहां लोगों को बड़े रोजगार मिलते, लोगों को तमाम प्रकार के उनका आर्थिक स्तर में सुधार होता। पर अभी वो छोटा फायदा था कि तत्काल में खेती करने की अनुमति मिल गई, भले मालिकाना हक मिले ना मिले, वो उन्होंने स्वीकार लिया और दीदी की बातों में आ गए। तो देश में देखिए कुछ भी हो सकता है। अभी पिछले छमाही से 1 साल से आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के जो टॉप उद्योगपतियों को गाली देने का सिलसिला देश में चल रहा है, और मोदी विरोधी लोग एक अभियान चला रहे हैं, टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर, डिबेट्स में, प्रवक्ता लोग सब। और आज देख रहे हैं जब देश संकट में है तो वह भी सोची आ रही है कि वही रिलायंस हुए, वही टाटा हुए, वही अंबानी हुए, वही जिंदल हुए, वाला वैक्सीन बनाना छोड़कर विदेश में भग के वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वही नेताओं के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। ये भी है धैर्यवर्धन जी इस देश में। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि वो अपने प्राण बचाने के लिए सुरक्षित चला गया कि भाई
मेरे साथ किसी प्रकार की घटना दुर्घटना ना हो जाए। भय तो आपकी पार्टी सब जगह पे सरकार में है, आपकी पार्टी से भय है आधारपुर वाले को? नहीं, उन्होंने बोला नहीं, बच्चे ने महाराष्ट्र का मामला है विशुद्ध, वो मैंने घुमा फिरा के इसलिए बोल दिया कि सीधी सीधी दुश्मनी कौन ले, उनको वहीं फैक्ट्री अपनी चलानी है, अपना धंधा करना है। सही बात है कि जो भी उसकी जांच अगर होगी तो आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि आप शिवराज जी से उम्मीद नहीं कर सकते, दूसरों नेताओं से सोच नहीं सकते इस तरह की भाषा हमारा कोई सरकार का प्रतिनिधि बोल सकता है। ये सब डीजीपी से लेकर के 1 करोड़ रुपए महीने की वसूली, कितनी 10 करोड़ की 100 करोड़ रुपए महीने की वसूली का मामला महाराष्ट्र में अभी आप सबके सामने आया है, तो ये वही का मामला। मैं तो केवल इतना कहूंगा कि तमाम लोगों के बारे में लोगों को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। राजनीति अपनी जगह हार जीत चलती रहती है, क्योंकि विषय आ गया इसलिए मेरे मुंह से निकल गया कि तमाम वोडाफोन या बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, वो भी प्रॉफिट लेती हैं पर अपने देश में ले जाती हैं। जो बोलना चाहूंगा, एक ब्रेकिंग खबर है हमारे पास, पश्चिम बंगाल का पहला परिणाम आ गया है। पश्चिम बंगाल में पहला परिणाम शिवपुर विधानसभा सीट से आया है, वहां टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के मनोज तिवारी जीत गए हैं। तो अभी तक जो ट्रेंड चल रहे थे उस ट्रेंड के बीच में ये पहला परिणाम आया है। जो पहला परिणाम ये बता रहा है कि ममता बनर्जी की बल्ले बल्ले है पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी तीसरी बार सरकार की ओर बड़ी तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब बंगाल की जनता को इंतजार इस बात का है कि ममता बनर्जी कब जश्न मनाने आती है। तो टीएमसी से एक और टीएमसी को जीत मिली है, उलबेरिया पूर्व विधानसभा से भी टीएमसी जीत गई है। वहां पर टीएमसी के उम्मीदवार ने भारतीय जनता पार्टी को हराकर वहां पर विदेश बोस ने 17,212 वोट से जीत हासिल की है। तो पहले जो 2 शुरुआती परिणाम आए हैं, जो अभी तक रुझान आ रहा था, टीएमसी 206 सीट पर आगे चल रही थी, और 2 परिणाम भी अब सामने आ गए हैं कि टीएमसी के मनोज तिवारी और विदेश बोस दोनों ने जीत दर्ज कर ली है। तो एक बड़ी खबर जो पश्चिम बंगाल से निकल कर आई है वो ये बता रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता ही ममता है। वहां की जनता ममता के ममतामयी नेतृत्व को फिर से स्वीकार करने के लिए तैयार बैठी हुई थी, और उसने अपना रुझान भी दे दिया है। राघवेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। मध्य प्रदेश की बात करते हैं हम फिर से। मध्य प्रदेश में जिस तरीके का जो दमोह का नतीजा आ रहा है, तो क्या ये दमोह के परिणाम क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई सबक की तरह होते हैं? यदि ऐसा है जो ट्रेंड है वैसा ही परिणाम आता है तो मुझे लगता है कि वहां की जनता ने यह तय किया कि जब बीजेपी की सरकार को कोई खतरा नहीं था, तो फिर ये श्रीमान को क्यों पार्टी बदलवाई, क्यों चले गए। तो उस बात का सबक मेरे ख्याल से वहां के वोटर, अगर बीजेपी हारती है तो ये माना जाएगा कि वो जनता ने उनको सबक सिखाया। तो यह आप किसी सरकार को बदलने की स्थिति में थे नहीं, ऑलरेडी बीजेपी सरकार में आ चुकी थी, तो फिर आपने क्यों पाला बदला, क्यों क्षेत्र को एक बार और चुनाव में झोंक दिया। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर ये ट्रेंड चला तो अब दल बदल वालों को हो सकता है अगले चुनाव में जनता इसी तरह का सबक सिखाएगी, जैसा हमको भी यहाँ दिखाई पड़ रहा है। धैर्यवर्धन जी, वाकई में यदि दमोह का ट्रेंड जो कह रहा है, यदि यही परिणाम आते हैं तो अभी आपको फिर 2 उपचुनाव सामने दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा का एक उपचुनाव सामने है, आपके पास सीट आपकी थी नंदू भैया की, जो उनका दुखद देहांत हो गया कोरोना कारण, उसकी वजह से वो चुनाव सामने दिखाई दे रहे हैं। तो क्या भाजपा के लिए कहीं ना कहीं एक चेतावनी है, ये एक अलार्म है कि जो उपचुनाव से बचने की कोशिश करे, जो खासकर वो उपचुनाव जिसमें आरोप लगते हैं कि प्रत्याशी पैसा लेकर पाला बदल गया जीता हुआ कैंडिडेट, ये कहीं ना कहीं एक आगे के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है जिससे भाजपा को उबरना होगा? देखिए, उपचुनाव जिन सीट्स पर हो रहे थे तब कांग्रेस के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में प्रचारित किया जा रहा था कि हम भारी बहुमत से उपचुनाव की सीटें जीत करके आ रहे हैं और शिवराज सिंह सरकार गिर जाएगी। उससे दौरान जो लोग चुनाव लड़ रहे थे उसके अलावा एक और विधायक भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर गए। तो जानबूझ करके ऐसा नहीं है कि ये चुनाव के परिणाम आ गए थे उसके बाद हमने कोई सीट खाली कराई, ये उसका कोई पूरा बात का घटनाक्रम था। इतने दोषारोपण हमारे ऊपर हो, मुझे लग रहा जनता जनार्दन है, नम्रता पूर्वक कह रहा हूं, पर दोषारोपण ठीक नहीं है। फिर भी यदि परिणाम विपरीत आता है तो वो सारे बिंदुओं पर हमारा नेतृत्व जरूर विचार करेगा कि कौन सी बात थी जो हमारी अग्राह्य थी, ग्राह्य नहीं हुई, जो लोगों ने नहीं स्वीकारी, और उन सब चीजों का ख्याल रखना ही
समझदार राजनीतिक नेतृत्व का स्वभाव होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धैर्यवर्धन जी, आपसे चर्चा में आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बात रखी, पार्टी का पक्ष रखा और बहुत धैर्यता से इस बात को भी स्वीकार किया कि जो भी नतीजे आ रहे हैं वो भाजपा के लिए सबक भी हो सकते हैं। राघवन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में भाग लेने के लिए। तो पश्चिम बंगाल के इस चुनाव परिणाम के साथ ये जो महाखेला चल रहा है, ये अब धीरे धीरे इसका नतीजे खुलकर सामने आने शुरू हो गए हैं। 2 परिणाम सामने आ चुके हैं और दोनों ममता बनर्जी के पक्ष में गए हैं। असम में भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी आगे है। यदि हम दमोह की बात करते हैं तो दमोह में कांग्रेस आगे चल रही है लगातार और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक सेटबैक है। तो बने रहिए आप अनादि टीवी के साथ और देखते रहिए महाखेला।